हाय एवरीवन। तो आज डिस्कस करेंगे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड को। और जी एंटरटेनमेंट देखो बेसिकली काफी एक अच्छे भाव में यहाँ अवेलेबल हैगा। जो इसका भाव 140 का हैगा, ये भाव लगभग 2020 में था कोविड के समय पर। तो भाव काफी ल्यूक्रेटिव है, ऐसा लगता है बहुत ही अंडर वैल्यूड सस्ते भाव में ये कंपनी हमें मिल रही है। तो डिस्कस करेंगे क्या स्टॉक को यहाँ पे हम खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से, क्या इनके फाइनेंशियल्स हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर मैनेजमेंट का क्या व्यू है आने वाले 3-4 महीनों को लेकर, 3-4 क्वार्टर्स को लेकर के हम वो भी डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। मैं आप लोगों को कोई भी एनकरेजमेंट नहीं दूंगा बाय और सेल करने के लिए। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद लेंगे। मेरी कोशिश सिर्फ ये रहेगी मैं आपको एक अच्छी क्लैरिटी दूं स्टॉक के अंदर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जिन लोगों को जी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल नहीं पता, तो जी का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है इनका जी टीवी के नाम से चैनल चलता है, इनके न्यूज चैनल चलते हैं। तो वो जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर स्पॉन्सर्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं वो लोग, वहां से इनको एडवर्टीजमेंट का पैसा मिलता है, वो इनका रेवेन्यू है। दूसरी चीज, यूट्यूब पे इनका चैनल चलता है, वहां पे जो भी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू आता है वहां से इनको पैसा मिलता है। तीसरी चीज, ये मूवीज वगैरह स्पॉन्सर करते हैं, मूवी चल जाती है तो जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग होती है इनको वो मिल जाती है। चौथी चीज, इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म चलता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, ऐसे ही Z5 नाम की एक ऐप है, वहां पे लोग सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं, वो सब्सक्रिप्शन के ऊपर इनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये इनके रेवेन्यू के सोर्सेज हैंगे। और अगर हम इनके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं पहले, और उसके बाद में ये भी बात करेंगे कि एक्चुअली में आगे इनका रेवेन्यू इंप्रूव कैसे होगा, किस तरीके से बीटन डाउन है। तो सीधा इनके एनुअल रिजल्ट के ऊपर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखो कंपनी ने 2020 के अंदर 8,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, लगभग सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन्होंने यहीं पर ही किया है। उसके बाद में इनका रेवेन्यू 2022 में हुआ 8,186, मतलब कोई ग्रोथ नहीं है पिछले 4 सालों के अंदर। रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर, इससे ज्यादा कोई ज्यादा चेंज यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है इनके रेवेन्यू में। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है इनके स्टॉक प्राइस के गिरने के अंदर, वो ये आती है कि इनके मार्जिन जो है बीटन डाउन है। 2019 के अंदर इनके मार्जिन 32% के थे, पीछे अगर आप जाओगे तो लगभग अच्छे मार्जिन से 27-25 की रेंज के अंदर थे। लेकिन 2023 का मार्जिन आप देखोगे तो 14% है, और ट्रेलिंग नंबर 2024 का 10% के आसपास है। तो एबिटा मार्जिन घट रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, तो डेफिनेटली जो अर्निंग पर शेयर है यहाँ पे आप देख सकते हो। ईपीएस के अंदर कोई खास ग्रोथ है नहीं, जो ईपीएस लगभग लगभग यहाँ देख रहे हो 23 के लेवल पे था, 16 के लेवल पे था, वो कहीं कहीं 0.5 के लेवल पे आ गया है। तो ईपीएस जो है वो बहुत कम हो गया है, और उसी के चलते आप देख सकते हो यहाँ पर इनके जो स्टॉक प्राइस के अंदर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो अब ये इंप्रूवमेंट्स कैसे होंगे वो इनके, अगर हम कॉन्फ्रेंस कॉल में चलें, ठीक है, बाकी आगे इनके नंबर्स और बैलेंस शीट वगैरह भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल यहाँ पे देखोगे तो मैनेजमेंट का कहना है, देखो पहले तो इनकी एक सोनी वाली डील होने वाली थी, वो सोनी की डील जो है सोनी ने डिक्लाइन कर दिया है। सोनी का कहना है कि वो डील डिक्लाइन करने का रीजन उन्होंने यही दिया है, जो न्यूज वगैरह में चल रहा है, कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी जो जी लिमिटेड को मेंटेन करनी थी, मीट करनी थी, वो उन्होंने मीट नहीं करी है। कुछ नंबर्स थे जो इनको अपनी बैलेंस शीट में दिखाने थे, वो उन्होंने मीट नहीं करे, इसलिए सोनी ने वो डील डिक्लाइन कर दी है। अब यहाँ पर जी क्या कर रहा है, कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में एनसीएलटी में गएगा, एनसीएलटी में इन्होंने कुछ केस वेस किया उनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह करे थे अपनी कंपनी के अंदर, कुछ डाइवर्समेंट्स करी थी, कुछ बिजनेसेस जो प्रॉफिटेबल थे उनको क्लोज किया था, ताकि इनको मर्जर के अंदर आगे इनको हेल्प मिल सके, या मर्जर से इनको आगे फायदा मिल सके। लेकिन बिजनेसेस बंद हो गए, डील हुई नहीं, अब ये कोर्ट में जा रहे हैं। बाकी अगर हम आगे मैनेजमेंट की बात सुने तो मैनेजमेंट का कहना है, देखो जो इनके रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया एडवर्टीजमेंट से आता है इनको, तो रेवेन्यू जो है एडवर्टीजमेंट का वो इम्पैक्टेड है। सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर इनकी ग्रोथ है जो ओटीटी में आती हैगी। ठीक है, एनटीओ लगा था, एनटीओ का मतलब होता है न्यू टैरिफ ऑर्डर, और न्यू टैरिफ ऑर्डर की वजह से कुछ रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट नेट ऑफकोर्स वो ग्रोथ हमें इनके पीएनएल में देखने को नहीं मिल रही है, बट स्टिल थोड़ी बहुत ग्रोथ आ रही है कंपनी के बिजनेस के अंदर। और मैनेजमेंट का कहना है कि आगे जो बिजनेस के अंदर जो इनका फोकस रहेगा, इनका फोकस 3 चीजों पर रहेगा। क्या है वो 3 चीज? नंबर 1, फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी का मतलब ये होता है कि खर्चों को सोच समझ के किया जाएगा, फिजूल खर्ची नहीं करी जाएगी, क्योंकि कंपनी के अंदर ऑफकोर्स 8,000 करोड़ का रेवेन्यू है। अगर 8,000 करोड़ के रेवेन्यू के अंदर ये अपने खर्चों को ध्यान से करें तो अपने मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज, ऑप्टिमाइजेशन होगी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब जो करंट रिसोर्सेज है इनकी कंपनी के अंदर, जो करंट एसेट्स हैं, उनको ऑप्टिमली यूज किया जाएगा ताकि उनसे और आरओई जनरेट हो सके। तीसरी चीज, क्वालिटी पे बहुत फोकस किया जाएगा। जो कंटेंट ये अपने चैनल पे डालते हैं, अपने यूट्यूब पे डालते हैं, अपने ओटीटी पे डालते हैं, अपने जी टीवी वगैरह पे डालते हैं, उस कंटेंट पे काफी फोकस होगा, क्योंकि कंटेंट अच्छा रहेगा, कंटेंट की डिमांड रहेगी, तो जो स्पॉन्सर्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा एड रेवेन्यू इनको जनरेट होगा, वहां से ज्यादा मार्जिन जनरेट होंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट का इन 3 चीजों पे आगे फोकस रहने वाला है। अभी 3 चीज आगे किस तरीके से करेंगे वो उन्होंने नहीं बताया। बेसिकली सारा कुछ अभी पेपर पे नजर आता है, पेपर पे उन्होंने लिखा है कि कैसे कैसे करके ये लोग आगे फोकस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली है, जो मार्जिन इनका टारगेट रहेगा वो लगभग 18 से 20% का टारगेट ये लोग लेकर के चलेंगे। 18 से 20% मार्जिन अगर ये लोग कर लेते हैं, आप यहाँ पे अगर नजर डालो, इनका एनुअल मार्जिन लगभग 14% पे है पिछले साल का, इस साल का 10% पे आ रहा है। तो अगर 18% का मार्जिन कंपनी ने आने वाले साल में किया FY 25 में, तो वो बहुत अच्छा होने वाला है।
दूसरी चीज़ ये ग्रोथ करेंगे, रेवेन्यू पे इनका फ़ोकस रहेगा लगभग 8 से 10% सीएजीआर की रेवेन्यू पे ग्रोथ लाना। और 8 से 10% सीएजीआर की देखो रेवेन्यू ग्रोथ करना इस कंपनी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये 8,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, डाइवर्सिफाइड है, ग्रोथ कहीं न कहीं आ रही है। अगर मुझे लगता है अच्छा फ़ोकस करेंगे, तो 8-10% की ग्रोथ ये कंपनी कर सकती है अपने रेवेन्यू के अंदर। अगर ये हो जाएगी तो डेफ़िनिटली इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, ठीक है? इस कॉन्फ्रेंस कॉल में और ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। आप कुछ भी इसमें पढ़ लो, कोई ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। नेट-नेट अगर कोई रीज़न जानना चाहता है कि यहाँ पर ये रेवेन्यू जो है ये घट क्यों रहा है, मतलब ऑफ कोर्स घट नहीं रहा है, फ्लैट क्यों है? देखो फ्लैट इसीलिए है क्योंकि कोविड के बाद से ना बहुत सारी कंपनीज़ आ गई मार्केट के अंदर। आप देखो पहले नेटफ्लिक्स था, अमेज़न था, ठीक है? बाकी लोग टीवी देखते थे पहले, ज़ी टीवी और बाकी जितने चैनल्स हैं। अब क्या चैनल, अब जो ट्रेंड है वो बदल गया है। लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आने लगा है। एक तो फ्री में मिलता है। दूसरी चीज़ नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ज़ी5 और ना जाने कौन-कौन सी कंपनीज़ आ गई हैं जिनके ओटीटी चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, सोनी हॉटस्टार वगैरह आएगा और उनके आने के बाद से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मार्केट बहुत क्लटर्ड हो गया है। तो जो स्पॉन्सर है, ऐड करने वाली जो कंपनी है, उसको ऑप्शन ज़्यादा मिल गए हैं, जहाँ पे उसको अच्छा कंटेंट मिलता है, वहीं पे जाके ऐड करता है। तो उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है, वो कहीं न कहीं फ्लैट हो गया। जो पुराने कस्टमर्स हैं, वो एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। तीसरा रीज़न देखो ये भी है कि जो एफएमसीजी स्पेस है, ठीक है? जो हमारा कंज्यूमर स्पेस है, थोड़ा-सा बीटन डाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के रेवेन्यू देखोगे, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। आप नेस्ले देखोगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ वहाँ देखने को नहीं मिल रही है। इससे समझ में ये आता है कि अगर एफएमसीजी कंपनीज़, कंज्यूमर कंपनीज़ ग्रो नहीं करेंगी, तो वो एडवर्टाइज़मेंट करेंगी किसको? अगर कंज्यूमर खर्चा ही नहीं कर रहा है, ठीक है? सामान खरीद ही नहीं रहा है, तो वो किसको बार-बार अपना ऐड दिखाएँगे और किसको बार-बार शॉपिंग करने के लिए अपना एडवर्टाइज़मेंट दिखाएँगी? तो समझने वाली चीज़ ये है, ये पूरी एक साइकिल है। कंज्यूमर सेक्टर चलेगा, तो वो एडवर्टाइज़मेंट करेंगे तो मीडिया चैनल्स चलेंगे जैसे ज़ी टीवी वगैरह, इनको एडवर्टाइज़मेंट मिलेगा, तो आगे बाकी के कंटेंट हमें इनकी बैलेंस शीट में देखने को मिलेंगे। तो नेट-नेट पूरी मार्केट जो है थोड़ी-सी म्यूटेड है, इसीलिए कहीं न कहीं इस कंपनी का जो आपको रेवेन्यू दिख रहा है, वो फ्लैट दिख रहा है पिछले 3-4 साल से। अब आगे ग्रोथ ये करेंगे, मुझे लगता है ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे आगे रेट कट आएगा, कंज्यूमर सेक्टर अगर इम्प्रूव होगा, वो लोग अपने एड्स वगैरह करेंगे, वहाँ से एक बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर कंटेंट अच्छा डालेंगे, डेफिनिटली इंप्रूवमेंट आएगी। और तीसरी चीज़, खर्चे अगर अपने कंट्रोल करेंगे, जो मार्जिन इनके 32% 30% पे थे, अगर ढंग से ध्यान रखें तो 18-20% तक कंपनी पहुँच सकती है, ठीक है? ये पूरी कहानी है इनकी पी&एल की। बैलेंस शीट देखोगे तो बहुत ही हेल्दी 10,000 करोड़ रुपए इनके पास में रिजर्व्स में है, ये बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। बोरिंग्स 252 करोड़ की आएगी, कुछ भी बोरिंग नहीं है, ना के बराबर है कंपेयर टू देयर रिजर्व्स। फिक्स्ड एसेट्स 1288 करोड़, ठीक-ठाक है। कैश एंड वर्किंग कैपिटल 14 करोड़ का इनके पास में। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो हेल्दी है, 4% ऑफ कोर्स पुनीत गोयनका के पास में हैगा इनका स्टेक। एफआईआई के पास में बहुत हेल्दी स्टेक था। जैसे ही डिक्लाइन हुई इनकी डील सोनी वाली, एफआईआई ने माल बेचना शुरू कर दिया और सारा माल पब्लिक को चिपका रहे जितने भी शेयर्स हैंगे। लेकिन डीआईआई अभी भी पॉजिटिव है, स्टॉक खरीद रहेगा। लेकिन ये दिसंबर का है, आपको ये चीज़ नोट करनी चाहिए। हम मार्च में बैठे हैं और मार्च में जब आप देखोगे तो ये पूरा आपको चेंज मिलेगा। क्या चेंज मिलेगा आपको? डेफिनिटली एफआईआई और स्टेक बेच चुका होगा और डीआईआई भी थोड़ा बहुत स्टेक अपना बेच चुका होगा। पब्लिक का स्टेक आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले क्वार्टर में, जब भी ये अपडेट होगी यहाँ पे ये लिस्ट, ठीक है? अब बहुत लोगों का देखो पूरी कहानी सुनने के बाद क्वेश्चन ये होगा कि करे क्या? देखो करना ये है, जिसके पास में भी ये स्टॉक हैगा, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बेचना चाहिए। ऑलरेडी ये इतने पिटे हुए भाव में पहुंच चुका है कि अब बेचने का कोई सीन नहीं बनता इसको। बेचना था आपको, अब पहले यहाँ कहीं जो सर्किट लग रहा था तब आपको बेचना चाहिए था, मतलब जब भी स्टॉक गिर रहा था यहाँ पे, तब आपने बेचा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने होल्ड किया, आपको पॉजिटिव थे। अब ये स्टॉक एकदम बीटन डाउन है। अब प्रमोटर देखो कितना काम करेगा। मेरे अकॉर्डिंगली प्रमोटर थोड़ा बहुत काम तो करेगा, अगर वो उसको पता है उनकी डील जो है डिक्लाइन हो गई है सोनी की तरफ से। अगर उनको नई डील मार्केट के अंदर अट्रैक्ट करनी है तो और काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। अगर उनको डील नहीं करनी किसी और कंपनी के साथ, तो डेफिनिटली उनको अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि उनका स्टॉक प्राइस चले, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टेक तो देखो उनका भी है मार्केट के अंदर। तीसरी चीज़, प्रमोटर देखो थोड़ा-सा क्लीन नहीं है, प्रमोटर के ऊपर थोड़े बहुत गवर्नेंस इश्यूज़ हैं। ये पूरी फैमिली है जो कि ये चंद्रा फैमिली है, ज पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा इनके फादर हैं, इनका ब्रदर है। इनके ऊपर साइफनिंग ऑफ फंड्स वगैरह के केसेस वगैरह चले हैं। सेबी ने थोड़ी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करी है पास्ट में। अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेगी जहाँ पे सेबी ने स्क्रूटिनी करी है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि ये पैसा लोन लेते हैं, फिर किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं, फिर तीसरी में ट्रांसफर करते हैं, उस पैसे को पर्सनल यूज़ के लिए ले लेते हैं। लेकिन अब मुझे नहीं लगता ये फैमिली कुछ इस तरीके का कर पाएगी, क्योंकि सेबी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है, स्क्रूटिनी बहुत ज़्यादा हो गई है, सेबी का काफ़ी ध्यान है इन कंपनीज़ के ऊपर, तो आगे ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आता। नेट-नेट जिसके पास में है वो होल्ड करे, जिसको नई पोज़ीशन बनानी है, देखो मैं आपको एनकरेज नहीं करूँगा, क्योंकि रिस्क है, क्योंकि देखो रिस्क यही है कि अगर आगे स्टॉक गिरा, स्टॉक क्यों गिरेगा? अगर आगे ईपीएस नहीं बढ़ा, प्रॉफिट्स नहीं आए, ग्रोथ नहीं आई, जो मैनेजमेंट कह रहा है 8 से 10% की ग्रोथ करेंगे, ऑफ कोर्स वो एकदम से नहीं होगी, कम से कम 6 महीने उसके अंदर लगेंगे। ये वाला क्वार्टर खत्म हो गया है। इस क्वार्टर के बाद जो अगला क्वार्टर आएगा एफवाई 25 का पहला क्वार्टर, वहाँ कहीं अगर उस क्वार्टर के अंदर ग्रोथ थोड़ी बहुत देखने को मिली आपको, तो समझ लेना मैनेजमेंट काम कर रहा है। अगर वहाँ से ग्रोथ देखने को नहीं मिली और कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट अगर अफर्मेटिव नहीं है, घुमा रहा है आपको एक ही बात को बार-बार करके, तो इसका मतलब कुछ नहीं होने वाला है।
स्टॉक वहीं रहेगा, ठीक है? तो थोड़ा रिस्क है, अगर आप बेट ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो तो आप इस भाव में खरीद सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन खरीदना तो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए खरीदना है, कम से कम 2-3 साल के लिए, क्योंकि 2-3 साल में देखो मुझे थोड़ा थोड़ा टर्न अराउंड होता हुआ स्टॉक आपको नज़र आएगा। अगर इनकी अच्छी डील हो गई तो स्टॉक चलेगा, क्योंकि रिज़र्व्स बहुत हेल्दी है, कंपनी के पास पैसा बहुत हैगा। बाकी जिन्होंने ऊपर के कहीं भाव में खरीदा है तो आपको एवरेज करना है, आप बिल्कुल कर सकते हो एवरेज। स्टॉक अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, आपने एकदम यहाँ वाले सपोर्ट पे आ गया, यहाँ पे भी आ सकता है। गिरने को तो और गिर सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो अगले रिजल्ट के बाद ही आगे आपको गिरता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने काफ़ी करेक्शन कर दी है स्टॉक के अंदर और टेक्निकलिटी के अकॉर्डिंगली दिख रहा है वो, लेकिन फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली थोड़ी ग्रोथ आगे आनी चाहिए। अब वो आएगी, नहीं आएगी, वो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जब हमें अप्रैल में देखने को मिलेगा, जब भी ये रिजल्ट देंगे अपना, वो तब पता चलेगा। तो नेट-नेट देखो सारा कुछ कनेक्टेड है, कंज्यूमर स्पेस चलेगा तो डेफिनिटली ये सारी कंपनीज़ जो है इंप्रूव होंगी, जितनी भी मीडिया सेक्टर के अंदर हैंगी, इनकी बैलेंस शीट थोड़ी बहुत हमें इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी आगे। बाकी अगर कॉन्फ्रेंस कॉल की बात करें और कुछ नहीं है इसके अंदर, सारी बातें जो है पेपर पर रहेंगी। नेट-नेट इसके अंदर सिर्फ यही बोला गया कि हम काम करेंगे, हम ध्यान देंगे, फ्रुगैलिटी करेंगे, मार्जिन्स को इंप्रूव करेंगे, कैसे करेंगे वो नहीं बताया है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे करेंगे वो नहीं बताया है। अगर ये पूरा प्लान अगले क्वार्टर के अंदर दे देते हैं हम लोगों को कि हाँ भाई हम ये चीज़ों पे काम कर रहे हैं, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहने वाला है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है? तो प्लान जो है सिर्फ पेपर पर है अभी, एग्जीक्यूशन कैसे होगा प्लानिंग के बाद वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा। नेट नेट देखो यही सारी ऑब्जर्वेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सारा कुछ मैंने चेक कर लिया है और कुछ डिस्कस करने वाला स्टॉक के अंदर है नहीं। आपका कोई क्वेश्चन हो आप जरूर कमेंट करना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इन्फॉर्मेटिव लिखें, हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज हेल्पफुल जरूर लिखें। आपके कमेंट से काफी अप्रिसिएशन मिलती है, तो आगे और एनालिसिस करने का और अप्रिसिएशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? अगर चैनल पे अगर आप और भी अच्छे वीडियोस ढूंढ रहे हैं तो आप ये सब मैंने वीडियोस बना रखे हैं। देखो मैंने एसडब्ल्यू सोलर को कवर किया है यहाँ पर पूरा डिटेल के अंदर, किस तरीके से ये कंपनी आगे ग्रोथ मल्टीबैगर बन सकती है, इंडिया बुल्स कैसे टर्न अराउंड हो रहेगा, किस तरीके से आप बड़ा पैसा बना सकते हो बुल रन में। ये वीडियो आप जरूर देखना, आपको काफी लर्निंग मिलेगी। अगर आप मार्केट में नए हो तो ये दोनों वीडियोस ह्यूज फॉल अहेड, ये वीडियोस आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।